यस बच्चों, वेलकम बैक। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन किस टाइप से दिया, तो जो अभी तक हमने पढ़ा है ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, वो हमने पढ़ लिया है। देखो मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला और एक इसका स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपको याद करना है। जो स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ा है ना, ये वाला स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल विच एब्सोल्यूट एक्यूरेसी एंड सर्टेनिटी इफ वी अटेम्प्ट टू मेट द, ये यहाँ तक ये आपको याद करना है। ये स्टेटमेंट है, इसका मेन स्टेटमेंट ये इतना स्टेटमेंट आपको याद कर लेना है और ये समझ में भी आना चाहिए। समझ में आएगा तभी तो आप याद कर पाओगे। तो स्टेटमेंट में क्या है, डेल्टा एक्स, ठीक है, ये क्या है, चेंज इन द पोजीशन, पोजीशन के अंदर कितना चेंजेज हो रहा है। डेल्टा पी क्या है, चेंजेज इन द मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर कितना चेंज हो रहा है। दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा या किससे बड़ा होगा, h अपॉन 4 पाई के बराबर या इससे बड़ा होगा। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। एक तो ये फॉर्मूला याद करना है। और डी ब्रोगली कंसेप्ट के अंदर हमने पढ़ लिया था लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी या लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये फॉर्मूले ये याद करने हैं। ये फॉर्मूले याद कर लोगे तो आपके डी ब्रोगली कंसेप्ट भी हो जाएगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हो जाएंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों कंसेप्ट है। तो इसको हम देख लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये अभी हमने देख लिया था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन द पोजिशन, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू चेंज इन पोजिशन एंड डेल्टा पी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। दोनों का अगर प्रोडक्ट हम करते हैं, दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो किसके बराबर या किससे बड़ा आएगा, वो आएगा h अपॉन 4 पाई से बड़ा या फिर उससे इक्वल। डेल्टा एक्स चेंज इन द पोजिशन इंटू change in momentum is always equal or greater than h upon 4। ये आपको याद रखना है। तो आप सीधा इसको इस फॉर्मूले में आपको याद रखना है, या यहाँ पे सीधा आप बराबर भी लगा सकते तो भी चलेगा। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर लेते हैं। ये इसको, ये कहने का मतलब क्या है, हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है ना, उसको कहने का मतलब क्या है। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे एक ये देखो, ये इस डायग्राम में आपको लोगों को बता देता हूँ क्यों किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और उसकी मोमेंटम को एक साथ में फाइंड करना नामुमकिन काम है। जैसे ये है, एक मैंने बनाया न्यूक्लियस और साथ में मैंने बना दिया यहाँ पे ये न्यूक्लियस बनाया और चारों तरफ इसकी ये क्या है, ये क्या है बच्चों, इसके ऑर्बिट यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन की हमें क्या करनी है, पोजीशन और इसका मोमेंटम फाइंड करना है, दोनों एक साथ में, और वो भी एक्यूरेसी से फाइंड करना है। तो हमें पता है, आप लोगों ने 10th क्लास में लाइट चैप्टर पढ़ा होगा। लाइट चैप्टर आपने 10th क्लास में पढ़ा है, उसमें आप लोगों ने ये सीखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट जाके टकराती है और वो वापस हमारी आंखों में प्रवेश करती है, तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने लग जाता है। यही होता है ना कंसेप्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट रेज की रिक्वायरमेंट होती है। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पाएंगे लाइट की एब्सेंस में। तो हमें अगर किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इसका मोमेंटम सही ढंग से एक्यूरेट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है, हाइजेनबर्ग ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने क्या बताया, जैसा ये हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट जाके स्ट्राइक करेगी और वो लाइट हमारी आंखों में प्रवेश करेगी, आंखों में एंटर करेगी, तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसकी पोजीशन और इसका मोमेंटम फाइंड किया। ये इलेक्ट्रॉन है जिसको माइनस से रिप्रेजेंट किया गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। इसके ऊपर एक फोटोन इंसिडेंट करवाया। फोटोन एक्चुअल में क्या होता है, लाइट रेज होती है। फोटोन क्या होती है, लाइट रेज होती है। ये लाइट रेज है फोटोन, ये इंसिडेंट फोटोन है। मतलब इस डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये लाइट गिर रही है। ठीक है, ये लाइट है एक टाइप की, फोटोन का मतलब होता है लाइट। ठीक है, अब ये जो लाइट है ना, अब इस इलेक्ट्रॉन को देखना, तो इलेक्ट्रॉन तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो हम आंखों से तो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को देख नहीं पाएंगे। तो क्या यूज करेंगे, हम एक माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। ये माइक्रोस्कोप दिया हुआ। अब सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या कहता है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती है और वो हमारे आंखों में एंटर करती है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है।
तो ये लाइट इससे जाके स्ट्राइक करेगी इलेक्ट्रॉन से। अब ये इलेक्ट्रॉन से रिफ्लेक्ट होकर वापस इसमें आएगी, माइक्रोस्कोप में आएगी। माइक्रोस्कोप से होते हुए हमारी आंखों में प्रवेश करेगी वो लाइट, तो उससे हम इस इलेक्ट्रॉन को देख पाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है, तो ये लिखा हुआ देखो, बाय अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स, एक्यूरेसी विद which the position of the particle can be measured depend upon the wavelength। मतलब इस लाइट की वेवलेंथ कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक्यूरेटली फाइंड करना। एक्यूरेटली फाइंड करना किसके ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस लाइट की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, इस लाइट की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर वेवलेंथ छोटी होती है, अगर वेवलेंथ क्या होती है, स्मॉल होती है, तो इसकी क्या बढ़ जाएगी, इसकी वेलोसिटी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बढ़ जाएगी। अगर वेवलेंथ कम होती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप लोगों को पढ़ा हुआ होगा नाइन्थ क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में, ये आपने पढ़ा होगा कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम छोटी वेवलेंथ लेते हैं, छोटी वेवलेंथ वाली लाइट लेंगे ना, जिसकी वेवलेंथ कम होगी, स्मॉल वेवलेंथ होगी, उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। और जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है, उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। अब हाई एनर्जी वाली लाइट अगर इस फोटोन से टकराएगी, हमें क्या करना है, इसकी पोजीशन को एक्यूरेटली फाइंड करना है। तो एक्यूरेटली फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें छोटी वेवलेंथ वाली लाइट चाहिए। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, मूविंग पार्टिकल है। ये रिवोल्यूशन करता रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जब रिवोल्यूशन करेगा तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ये स्टेबल तो है नहीं, ये मूविंग पार्टिकल है। अब इस मूविंग पार्टिकल की हमें पोजीशन फाइंड करनी है, तो पोजीशन फाइंड करने के लिए हमें कौन सी लाइट चाहिए, ऐसी लाइट चाहिए जिसकी वेवलेंथ कम हो, जिसकी क्या कम हो, वेवलेंथ कम हो। अगर वेवलेंथ कम होगी तो उस लाइट की क्या बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इसका मतलब उस लाइट के अंदर क्या होगी, एनर्जी होगी। अब ऐसी लाइट, एनर्जी वाली लाइट, इस एनर्जी वाली जो फोटोन है, लाइट की रेज है, वो अगर इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी को चेंज कर देगी। वो इसकी वेलोसिटी को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। तो ये अपने न्यू पाथ में और न्यू वेलोसिटी में जाएगा। अगर हम इसकी पोजीशन को देखो, अब ध्यान से देखेंगे, अब इसकी पोजीशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट से। अगर हम शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट है यहाँ पे हम यूज करते हैं, तो क्या होता है, अगर शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट यूज करेंगे तो इसकी पोजीशन तो हमें पता चल जाएगी, पोजीशन के अंदर एक्यूरेसी तो हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी बच्चों। क्या चेंज हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी चेंज हो गई तो इसका मास तो फिक्स है प्रोटॉन का, लेकिन ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो फाइनली क्या चेंज हो रही है बच्चों, मोमेंटम चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो जाएगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब जैसे ये छोटा सा पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन, इसकी अगर मैंने पोजीशन सही ढंग से एक्यूरेटली फाइंड कर ली तो इसका इसका जो मोमेंटम है वो बदल जाएगा। ये बात किसको समझ में आ गई, ये बात किसको समझ में आ गई है, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैं पोजीशन सही ढंग से फाइंड कर लेता हूं तो उसका मोमेंटम बदल जाएगा। ये स्टेटमेंट किसको समझ में आ गया, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, यस सर दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। अगर आप लोगों को समझ में आया ये कंसेप्ट तो जल्दी से लिख दो बच्चों कि ये कंसेप्ट हमें सर समझ में आ चुका है। ये समझ में आ गया तो आपको हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल भी समझ में आ जाएगा। तो दोनों में से हम एक को सही ढंग से एक्यूरेट फाइंड कर सकते हैं, दोनों को एक साथ में कभी भी एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते। ये हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है। दोनों कौन कौन सी चीज है, पोजीशन जिसको हम डेल्टा एक्स से लिखते हैं, दूसरी चीज क्या है, मोमेंटम, इसको हम डेल्टा पी से लिखते हैं। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होना चाहिए, एच अपॉन किसके बराबर होना चाहिए, 4 पाई के बराबर होना चाहिए, एच अपॉन 4 पाई। ये स्टेटमेंट दिया था हाइजेनबर्ग ने। इसके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पे सोल्व हो जाएंगे इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए। बात समझ में आ गई ना। तो चलिए हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, तो न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा।
न्यूमेरिकल करने से अच्छे से समझ में आता है। तो देखो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखी है, एक क्वेश्चन दे रखा है, एक माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटॉन्स इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन। मतलब एक माइक्रोस्कोप का यूज किया, फोटोन जो जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को क्या करेगा, लोकेट करने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को देखने का काम करेगा माइक्रोस्कोप। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को देखना है तो हमें फोटोन लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। फोटोन का मतलब क्या है, लाइट रेज। लाइट रेज जब हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर डालेंगे तभी तो लाइट इस इलेक्ट्रॉन से टकरा कर माइक्रोस्कोप तक पहुंचेगी, तब हमें वो इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। तो उसकी डिस्टेंस, अब इसकी जो डिस्टेंस भी दे रखी है वो दे रखी है 0.1 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी होगी। तो फॉर्मूला है हमारे पास में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच अपॉन एम बी, एच अपॉन पी, एच अपॉन 4 पाई। एच अपॉन क्या होगा यहाँ पे 4 पाई, एच अपॉन यहाँ पे पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एच की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। एच की वैल्यू होती है 6.626 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है। एक्स की वैल्यू हमें क्या करनी है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू ये देखो, ये डिस्टेंस पोजीशन का मत, ये पोजीशन ये हमें मिल गई यहाँ पे। डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है 0.1 और यहाँ पे हमने लिखा है डेल्टा पी। अब यहाँ पे डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, मोमेंटम। डेल्टा पी का मतलब होता है मोमेंटम, और मोमेंटम का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, तो मास तो कभी चेंज होता नहीं है, वेलोसिटी चेंज होती है। तो हम प्रोडक्ट में क्या लिख देंगे, इंटू मास, क्या लिख देंगे यहाँ पे m इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच की वैल्यू हम लगा देंगे 6.626 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू लगा देंगे 3.14। ठीक है। तो इससे हम ये फाइंड कर सकते हैं ना, इससे हम फाइंड कर लेंगे, क्या क्या फाइंड कर लेंगे, देखो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी यहाँ पे दे रखी होगी। तो हम यहाँ पे देखो मास, इसका मास भी दे रखा है। देखो इलेक्ट्रॉन का मास हमें याद रखना है, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा ना तो इलेक्ट्रॉन का मास आप लोगों को याद होना चाहिए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फिक्स है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, इसलिए ये वैल्यू कभी कभी एग्जाम में नहीं देते हैं पेपर में। ये मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.11 10⁻31 किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। तो मास की जगह हम ये वैल्यू लगा देंगे तो हम भी आराम से फाइंड कर पाएंगे इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास में वैल्यू ये आ जाएगी 5.7 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ जाएगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ ए वैगन ऑफ मास 3000 किलोग्राम whose position is known to be accurately of point plus minus 10 picometer। तो एच की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे मास दे रखा है इसका वेगन का 3000 किलोग्राम। डेल्टा एक्स मतलब पोजीशन के अंदर जो अनसर्टेनिटी दे रखी है ना, वो दे रखी है 10 पिकोमीटर। तो 10 पिकोमीटर का मतलब, पिकोमीटर का होता है 10⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर, ये इतना होता है। तो इसको फॉर्मूले में हम लगा के हम, ये देखो ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। तो डेल्टा वी हमें फाइंड करना है, डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है, ये देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है ये रही। तो फॉर्मूले में लगा देंगे हम वैल्यू और डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता देना कि सर ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। इसी टाइप से प्रॉब्लम नंबर 3 एंड प्रॉब्लम नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर 5 ये देखना है आप लोगों को। ये देखो ये क्वेश्चंस प्री मेडिकल टेस्ट में आ रखे हैं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो प्री मेडिकल टेस्ट में क्वेश्चंस आ रखे हैं, एनसीईआरटी के आ रखे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे, जो आप लोग अगर करना सीख जाओगे तो दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल भी और डी ब्रोगली कंसेप्ट भी। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको।